अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान बायोलॉजी। आई एम रहमान मंजूर। तो आज हमारा सेकंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 का पहला टॉपिक है और वो पहला टॉपिक है होम्योस्टेसिस। हम इस लेक्चर के अंदर तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि जानदारों को होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों होती है इस दुनिया के अंदर अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। और तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी जानदार के अंदर होम्योस्टेसिस का अमल ना हो तो उसको किस किस खतरात का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और वो है कि होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर थर्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आते हैं। तो इन 3 चीज़ों को भी हम इस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले होम्योस्टेसिस की। तमाम जानदार एक्सटर्नल, उनकी बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट का जिक्र आया है। तो हमें इन दो अल्फाज का मतलब पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। इंटरनल इन्वायरमेंट का यहाँ पे मतलब है इनसाइड बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ आती है इनसाइड ब्लड। ब्लड के अंदर भी जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। और उसके बाद अगर हम एक सेल लेवल पे बात करें तो एक सेल लेवल पे इनसाइड सेल, सेल के भी जो अंदर वाला उसका प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो भी इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी। अब बॉडी के जो बाहर वाला ये सारे का सारा एरिया है, हमारी बॉडी के बाहर वाला जो सारे का सारा इन्वायरमेंट है ये कहलाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब उनमें पहले नंबर पर है टेम्परेचर, कि हमारे इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। उसके बाद एयर, के हमारे इर्द गिर्द जो हवा है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तमाम गैसेस एयर के अंदर मौजूद हैं, ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हवा के अंदर नमी, तो हवा के अंदर नमी भी ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है। तो अब हम चलते हैं होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पे। अब होम्योस्टेसिस की सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊंगा जो कि पहली क्लासेस की बुक्स में लिखी गई है, अब आपकी एफएस की बुक के अंदर नहीं है। अब वो सिंपल जो डेफिनेशन है वो है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी मौजूद होती है कि जो बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो बॉडी का अंदर वाला इन्वायरमेंट है, उसको एक खास सेट पॉइंट पे मेंटेन रखना। तो एक कांस्टेंट लेवल पे हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो बॉडी के अंदर ये जो सलाहियत है कि वो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक कांस्टेंट लेवल पे बरकरार रखती है, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन रीड करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की जो सलाहियत है टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी का अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको एक कांस्टेंट लेवल पे बरकरार रखने का जो बॉडी की सलाहियत है वो कहलाती है होम्योस्टेसिस। तो ये तो थी होम्योस्टेसिस की एक सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि जैसे कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इंटरनल टेम्परेचर हमारा ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखना। ठीक है। इस कांस्टेंट लेवल पे टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ना तो टेम्परेचर को इससे ज्यादा होने देना
और ना ही टेम्परेचर को इससे कम होने देना। ये जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है इस कांस्टेंट लेवल पे, ये हमारी बॉडी के अंदर ही सलाहियत मौजूद है कि वो ना तो इस बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इससे बढ़ने देती है और ना ही बहुत ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने देती है। तो ये जो बॉडी के अंदर सलाहियत है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को और बहुत सारी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने की एक कांस्टेंट लेवल पे, ये कहलाती है होम्योस्टेसिस। अब हम इसकी एक नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं और वो है अकॉर्डिंग टू बुक, जो कि आपकी बुक में दी गई है। अब वो डेफिनेशन क्या है? वो है कि जब भी हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली आती है या फ्लक्चुएशन आती है, तो तब्दीली या फ्लक्चुएशन का मतलब लेट्स सपोज हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अगर टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, और अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, तो इन दोनों सूरतों में हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन आती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीली आती है और उन तब्दीलियों का हमारी बॉडी पे कोई ना कोई नुकसान होता है और उस नुकसान से, उस हार्म से हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखना, इंटरनल एनवायरनमेंट की हिफाजत करना, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू बुक है वो है कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी के अंदर वाले एनवायरनमेंट की हिफाजत करना, अंदर वाले एनवायरनमेंट को तब्दील ना होने देना। अब उस इंटरनल एनवायरनमेंट की हिफाजत किस चीज से करना? फ्रॉम हार्म, नुकसानात से। अब किस चीज के नुकसानात से? ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों के नुकसान से अंदरूनी एनवायरनमेंट की हिफाजत करना, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो ये डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक के। अब हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन की। ओस्मो रेगुलेशन जो है वो इसका पहला कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी के अंदर दो चीजों को मेंटेन रखना, दो चीजों को एक खास लेवल पे रखना, उनको ना तो बहुत ज्यादा हाई होने देना ना बहुत ज्यादा लो होने देना। किन किन दो चीजों को? एक वाटर को और दूसरा सोल्यूट को। वाटर का हम सबको पता है, सोल्यूट के अंदर बॉडी के अंदर जितने भी मेटल आयंस हैं, जितने भी पार्टिकल्स मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे सोल्यूट इस सोल्यूट के अंदर आते हैं। तो बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट, इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, ये कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ओस्मो रेगुलेशन द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, इसमें हकीकत में रेगुलेट किया जाता है, बाकायदा बनाया जाता है, ना तो बहुत ज्यादा हाई होने दिया जाता है ना बहुत ज्यादा लो होने दिया जाता है। अब किस किस के दरमियान में चीजों के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट किया जाता है? बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, जानदार और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो चीजों के ट्रांसपोर्ट है उसको रेगुलेट किया जाता है। जितनी मिकदार में चीजें पानी और सोल्यूट चाहिए होता है उतनी मिकदार में गेन किया जाता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट एक्स्ट्रा होता है, जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो जानदार और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान चीजों को रेगुलेट करना। अब किन किन चीजों को रेगुलेट करना? सोल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। सोल्यूट और गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, क्या हमारी बॉडी में पानी का गेन और पानी का लॉस, इस चीज को मेंटेन रखना, और बॉडी के अंदर कितनी मिकदार में हमने सोल्यूट को रखना है। अगर सोल्यूट बॉडी के अंदर ज्यादा है तो जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, ये हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट है, इसको हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, इसको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। तो सोल्यूट और पानी के गेन एंड लॉस को रेगुलेट करना, ये कहलाता है ओस्मो। जी, जैसे कि मैंने ये एक ह्यूमन की डायग्राम बनाई है, इसके अंदर जो पानी की एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर परसेंटेज होती है वो ऑलमोस्ट 60% होती है, और इसमें ह्यूमन की बॉडी के अंदर तमाम अक़साम के जो सोल्यूट हैं, जो आयंस हैं और जो हार्मोन्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे सोल्यूट कहलाते हैं। और सोल्यूट की भी बॉडी के अंदर एक खास कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है, और पानी और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का जो अमल है, जो रेगुलेट रखने का अमल है, वो कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन। उसके बाद हम इसके दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एक्सक्रीशन। हकीकत में जब भी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बने, हकीकत में जब भी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मीट गोश्त खाते हैं और गोश्त के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है,
अब गोश्त के अंदर जब प्रोटीन होती है उसके अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखिए तो अमाइनो एसिड के अंदर एक चीज मौजूद होती है अमाइनो ग्रुप और वो अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन मौजूद होता है। अब उस प्रोटीन वगैरह की जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की जाती है और उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म किया जाता है उसके नतीजे में कुछ वेस्ट बनते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है और उन वेस्ट को कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। अब मैं कोई से दो तीन नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम आपके सामने लेता हूं, जैसे कि पहले नंबर पे अमोनिया, दूसरे नंबर पे यूरिया और तीसरे नंबर पे यूरिक एसिड। ये तीनों वेस्ट हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और इन नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो सकते हैं। तो इनको बॉडी से बाहर निकालना वो बहुत जरूरी होता है और इनको बॉडी से बाहर निकालने का अमल करते हैं हमारे किडनी, हमारे गुर्दे। गुर्दे क्या करते हैं, खून के अंदर से इन यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड जो भी ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसको फिल्टर करते हैं और यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। तो बॉडी से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का अमल ये कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो द मैकेनिज्म व्हिच एलिमिनेट ऐसा मैकेनिज्म जिसमें बाहर निकाला जाता है। अब किस चीज को बाहर निकाला जाता है, हकीकत में नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का जो अमल है रेफर्ड एज एक्सक्रीशन, वो अमल कहलाता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन कहलाता है। अब ये तो था दूसरा कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे कंपोनेंट की और तीसरा कंपोनेंट होम्योस्टेसिस का है थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन क्या है, हमारी बॉडी का एक खास सेट पॉइंट है टेम्परेचर का और वो जो सेट पॉइंट है, वो जो टॉलरेबल रेंज है वो ऑलमोस्ट 36.4 से लेके 37.2 तक है। अब बॉडी को इस सेट पॉइंट, बॉडी के टेम्परेचर को इस सेट पॉइंट के अंदर 36.4 से 37.2 के दरमियान बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना तो 37.2 से ज्यादा होने दिया जाता है और ना ही 36.4 से कम होने दिया जाता है। तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 37 डिग्री, इसको मेंटेन रखना, इसको रेगुलेट कर रखना कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। तो देखिए द मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल टेम्परेचर मेंटेनेंस तो देखिए द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन रखना विद इन अ टॉलरेबल रेंज। अब ये मैंने टॉलरेबल रेंज आपको बता दी कि टॉलरेबल रेंज जो हमारे लिए है वो है 36.4 से लेके 37.2। तो ये टॉलरेबल रेंज, इस टॉलरेबल रेंज के अंदर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना इसका थर्मोरेगुलेशन, ये थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। ये टेम्परेचर का साइन है जिसमें अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है वो एक टॉलरेबल रेंज के अंदर रखा जाता है, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। और टॉलरेबल रेंज मैंने आपको बता दी 36.4 से लेके 37.2 तक। इस रेंज के अंदर हमारी बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। जी ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।